अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम 5 टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। पहला टॉपिक हमारा है कि जो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी है 14 दिसंबर को, उसमें क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, मार्केट किस तरह उसे लेगी, इस पे डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा मिनी बजट के हवाले से, जो अपकमिंग वीक के अंदर मोस्ट प्रोबेबली अनाउंस किया जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारा होगा इस वीडियो का कि कंपनीज की अर्निंग बहुत अच्छी है, मार्केट का पी रेशो बहुत अच्छा है, डिविडेंड यील्ड्स हमारी मार्केट की बहुत अच्छी है, बट मार्केट के इन फंडामेंटल्स का असर होता है या नहीं, क्यों प्राइसेस फिर भी नीचे होती हैं, इस पर भी डिस्कस करेंगे और हमें क्या देखना चाहिए। फोर्थ पॉइंट हमारा है इंडेक्स के जो की लेवल्स हैं नेक्स्ट वीक के लिए, उसे डिस्कस किया जाएगा। और आखिर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी अभी क्या होनी चाहिए। हम तमाम दोस्तों को पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी अब 14 दिसंबर को, जो पहले 19 नवंबर को भी अनाउंस की गई थी, उसके अंदर 150 बेसिस पॉइंट स्टेट बैंक ने बढ़ाए थे। अब वापस से एक और मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट होगी 14 दिसंबर को। उसमें क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आपको पता है कि अभी हमने लास्ट वीक ही देखा था कि जो टी बिल्स थे वो बहुत तेजी के साथ बढ़े थे। उनकी कुछ 150 बेसिस पॉइंट 250 बेसिस पॉइंट बढ़ गए थे टी बिल्स पे, जिसकी वजह से जो शौकत तरीन साहब हैं वो काफ़ी नाला नज़र आए कमर्शियल बैंक से, और उन्होंने कहा कि कमर्शियल बैंक जो है वो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं। और जो लास्ट टी बिल्स की जो अनाउंसमेंट हुई थी उसके अंदर जो इंक्रीमेंट हुआ था, ये मिली भगत है, मैनिपुलेशन है कमर्शियल बैंक की तरफ से। और हम बात कर रहे हैं इनसे, और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों ज़्यादा इतने टी बिल्स के रेट बढ़ाए गए हैं। तो इस पर डिस्कशन किया जा रहा है। इसका क्या इम्पैक्ट आता है वो तो अभी हमें 14 दिसंबर की जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसी में पता चलेगा। क्या जो रिवीजन की जाती है टी बिल्स की जो रेट है, जो अनाउंस हो चुके हैं 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर 3 ईयर्स तक के लिए, 5 ईयर्स तक के लिए, उनके अंदर कोई कमी हम नोट करेंगे या नहीं, ये हम देखेंगे बाद में। मार्केट का जो एक कंसेंसस है वो नज़र आता है कि सबको यही लगता है कि 100 बेसिस पॉइंट तो मिनिमम स्टेट बैंक बढ़ाएगा, जो इन्फ्लेशन है उसके फिगर को देखते हुए। लगता ऐसा है कि अगर तो 100 बेसिस पॉइंट या इससे कम की कोई इंक्रीमेंट होती है तो मार्केट उसे ऑलरेडी अभी डाइजेस्ट कर चुकी है और कर रही है। इन केस अगर 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा, लेट सपोज 125 या 150 बेसिस पॉइंट, या बहुत ज़्यादा अगर 200 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए जाते हैं, तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो डबल फिगर में दाखिल हो जाएगा। और उसका मार्केट क्या असर ले सकती है, वो लगता यही है कि मार्केट उसका एक और नेगेटिव उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अभी हमें यह देखना चाहिए कि 14 दिसंबर को जो स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट करेगा, अगर विद इन 100 बेसिस पॉइंट है तो मार्केट उसे डाइजेस्ट कर रही है और कर चुकी है ऑलमोस्ट। अगर 100 बेसिस पॉइंट से ऊपर कोई 150 बेसिस पॉइंट 200 बेसिस पॉइंट के करीब का अगर इंक्रीमेंट आता है तो इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी स्टॉक मार्केट पे पड़ सकता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि 14 दिसंबर को क्या अनाउंसमेंट स्टेट बैंक करता है और फिर आगे के लिए आउटलुक क्या देता है। कि अगर आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाए विद इन लेट सपोज 50 बेसिस पॉइंट या 75 बेसिस पॉइंट, तो फिर तो डेफिनेटली मार्केट उसको इतना तो ऑलरेडी कर चुकी है, और फिर हम देख सकते हैं कि फिर एक रैली मार्केट ले सकती है। अगर 100 प्लस बेसिस पॉइंट 150 200 बेसिस पॉइंट होती है तो मार्केट शायद इसे अभी डाइजेस्ट नहीं कर रही, और अभी हम इसे चार्ट के ऊपर भी देखेंगे। मिनी बजट के हवाले से अभी हमें पता है कि अपकमिंग वीक के अंदर ही मिनी बजट गवर्नमेंट पास कर रही है, और वो देखा जाएगा कि वो थ्रू असेंबलीज के होता है या एक ऑर्डिनेंस के थ्रू इसकी इम्प्लीकेशंस होती हैं। उसमें काफ़ी सारी डिटेल है, कौन कौन से टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। हम अपनी एक प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर इसे ऑलरेडी, इस वाली वीडियो के अंदर मिनी बजट के हवाले से भी काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं, और इसमें हमने इस वाली वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिस पर गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, कौन से ऐसे एग्जेम्पशंस थी जो सीजीटी के हवाले से थी और गवर्नमेंट उसे वापस लेने के मूड में है, कौन कौन से सेक्टर्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ सकता है, वो इस वाली वीडियो के अंदर। और तकरीबन हमने इस पर डिस्कस किया था 700 से लेकर 900 बिलियंस के जो है वो
गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए और वो किन किन मद में वापस ले सकती है। तो अभी हमें ये जो अपकमिंग एक वीक के अंदर जो ये एक और मिनी बजट के हवाले से जो अनाउंसमेंट होगी उस पर हमें पता चलेगा कि कौन कौन से एग्जेम्पशंस निकाली जा रही हैं। तकरीबन 350 बिलियन की रुपीस की एग्जेम्पशन यहाँ से विड्रॉ की जाएंगी, एफबीआर के जरिए से कोई टैक्स भी लगाए जाएंगे, और जो पीएचडीपी का जो फंड था उसके अंदर से भी तकरीबन 200 बिलियन रुपीस का कट हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये दो बड़े ही क्रूशल जो है वो पॉइंट्स आएंगे जिसे अभी हमें देखना होगा, अपकमिंग इवेंट्स हैं। एक तीसरी बात जो इस वीडियो में हम डिस्कस करना चाहते हैं कि कंपनीज की अर्निंग बहुत अच्छी है, मार्केट का पी रेशो भी हमारा बिलो 5 चला गया है, डिविडेंड यील्ड हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी है, पूरे एशिया के अंदर हमारी मार्केट की अच्छी है। तो फिर इसका क्या इम्पैक्ट होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पी रेशोज को देखकर और कंपनीज की अर्निंग बहुत आउट क्लास हैं उन्हें देखकर, और हमारी मार्केट की डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है तो जी अब मार्केट के अंदर बाइंग करनी चाहिए, इसको देखकर ट्रेड कर रहे होते हैं। देखिए, फंडामेंटल एक अलग चीज है और उस मार्केट का और स्टॉक का ट्रेंड बिल्कुल इंटायरली अलग चीज है। प्राइस मूवमेंट का कंपनीज की अर्निंग के साथ मार्केट की पी रेशो हो, चाहे कंपनी की पी रेशो हो, चाहे उसका डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी क्यों ना हो, मार्केट की जो शेयर प्राइसेस हैं वो इस पर कभी भी नहीं चला करती। जो लोग सिर्फ इस बेस के ऊपर लोगों को कहते हैं कि जी कंपनीज की अर्निंग आप देख लें बहुत अच्छी है तो आप बाय कर लीजिए, मार्केट का पी रेशो हमारा बहुत ज़बरदस्त है तो बाय कर लीजिए, डिविडेंड यील्ड हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो बाय कर लीजिए, तो उन बेचारों को ये नहीं पता है कि प्राइस मूवमेंट का इन तमाम चीज़ों के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनता है। अगर ऐसी बात है तो आप बहुत सारे स्टॉक ऐसे देखेंगे कि जो हाई डिविडेंड यील्ड्स के ऊपर हैं, जिनकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, 36%, 32%, ये तो इंटरेस्ट रेट से भी बहुत ज़्यादा है। यानी अगर आप पूरे साल का अगर बैंक के अंदर भी आप पैसा रखते हो, जो लोग रखते हैं, तो आपको पता है कि 10% के करीब, 7% के करीब आपका मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट होता है, तो जिसके अंदर आपको 7 से 10% ईयरली बेसिस में प्रॉफिट होता है। बट बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड बेशुमार ज़बरदस्त किस्म की अच्छी है। मिसाल के तौर पर आप ये AHL ले लीजिए, GL ले लीजिए। अगर डिविडेंड यील्ड की वजह से कि डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, इनकी EPS बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त किस्म का इनका पी रेशो, इस बेस के ऊपर अगर स्टॉक ने चल रहा होता तो आप देखेंगे बेशुमार स्टॉक ऐसे हैं जो अभी AHL ले लीजिए 90 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी वो 40 रुपए पे भी लोग नहीं ले रहे हैं। तो क्या जैसे ये 90 रुपए से डिविडेंड की वजह से जब गैप डाउन ओपन होता है 65, तो क्या डिविडेंड यील्ड अच्छी है तो हम क्या 65 रुपए पे बाय कर लें? क्योंकि डिविडेंड यील्ड तो बहुत अच्छी है, इसने तो बहुत ऊपर जाना है, तो वहां पर क्यों नहीं बाय हुआ? वो 65 से गिर के 40 रुपए पे क्यों आ गया? GHGL ले लीजिए, डिविडेंड यील्ड भी जी बहुत जबरदस्त है। जो 84 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, आज 40 रुपए के ऊपर 50% से ज्यादा गिर चुका है। तो क्या सिर्फ डिविडेंड यील्ड की वजह से स्टॉक ने चलना होता है? आपको पता चलेगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिविडेंड यील्ड का अच्छा होना, किसी स्टॉक की EPS का बहुत अच्छा आ जाना, उसका जो है वो डिविडेंड अनाउंस कर देना, उसका पी रेशो अच्छा हो जाना, प्राइस मूवमेंट का इन तमाम चीजों के साथ कोई आपस में रिलेशन नहीं बनता। तो सिर्फ ये कह देना कि जी डिविडेंड पेइंग स्टॉक है तो ये चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल जो चीज मैटर करती है प्राइस मूवमेंट के अंदर, वो क्या मैटर करती है? वो बेसिकली उस मार्केट और स्टॉक का ट्रेंड मैटर करता है। ट्रेंड की अगर डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो तो वो स्टॉक 40 रुपए से उठकर 80 रुपए पे चले जाता है, और अगर उसी ट्रेंड की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो तो वो स्टॉक उठ के 80 से वापस से 40 रुपए के ऊपर आ जाता है। अब आप रोते पीटते रहें कि जी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, तो डिविडेंड यील्ड अच्छे होने की वजह से प्राइस की मूवमेंट उस तरह नहीं होती। प्राइस की मूवमेंट किस तरह होती है? आप तमाम स्टॉक देख लीजिए, इनकी डिविडेंड यील्ड हाईली जो है ना वो जबरदस्त किस्म के इनके डिविडेंड्स हैं, 16%, 36%, 40%, 20%। इतनी डिविडेंड यील्ड होने के बावजूद भी क्या वो स्टॉक चल रहे हैं? ऐसा आपको दिखेगा नहीं। तो लोगों को बेवकूफ बनाना है कि जी डिविडेंड यील्ड की वजह से आप बाय कर लें, अर्निंग बहुत अच्छी है जी कंपनीज की तो उस वजह से बाय कर लें,
ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। तो आपको यही समझाता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक आपको दिखेंगे जो अपने बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या बुक वैल्यू से नीचे कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा हो तो हमें बाय कर लेना चाहिए? नहीं। अगर उसकी डायरेक्शन नीचे की है, यानी उसका ट्रेंड नीचे का है, तो प्राइस मूव जो करेगी वो ट्रेंड की बेस के ऊपर करेगी। वो मार्केट और स्टॉक की प्राइसेस इस वजह से कभी भी मूव नहीं करेंगी कि फलाने स्टॉक जो है उसके बुक वैल्यू बहुत अच्छी है, वो अंडर बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा है, किसी की डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, ईपीएस बहुत अच्छी है। ऐसा आपको दिखेगा कि मार्केट और स्टॉक इस तरह बिल्कुल भी मूव नहीं करते। तो ये नहीं देखा जाता कि कंपनी की अर्निंग कितनी अच्छी आ रही है, उसका पी रेशो, मार्केट का पी रेशो कितना अच्छा है, बहुत लो रेट के ऊपर हमें मिल रहा है, डिविडेंड यील्ड फलाने स्टॉक की बहुत अच्छी है, बल्कि उस प्राइस, उस स्टॉक की डायरेक्शन और ट्रेंड देखा जाता है। तो ये चीज मैं बहुत क्लियर करना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझसे ये पूछ रहे हैं कि भाई प्राइसेस बहुत अच्छे रेट पे आ गई है तो क्या बाय कर लें, या फलाने के उसकी रिजल्ट बहुत अच्छा आया है जी तो क्या बाय कर लें, फाइनेंशियली बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग शेयर है तो क्या बाय कर लें। कंपनी तो खत्म नहीं होती, लेकिन प्राइस मूव का उसके उससे कोई रिलेशन नहीं बनता है। प्राइस मूव का किस चीज से रिलेशन है? प्राइस मूव का रिलेशन होता है हमेशा उसके स्टॉक के ट्रेंड से, कि स्टॉक किस जोन के अंदर मौजूद है और वो किस ट्रेंड के अंदर मौजूद है। 1 रुपए वाला शेयर 100 रुपए हो जाता है अगर उसकी डायरेक्शन और ट्रेंड अपवर्ड हो, और 100 रुपए वाला शेयर 1 रुपए भी हो सकता है अगर उसकी डायरेक्शन और ट्रेंड बेरिश हो, यानी नीचे का हो। होपफुली ये पॉइंट जो मैं समझाना चाहता था अपने दोस्तों को वो मैं समझा चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडेक्स के की लेवल्स क्या है और इंडेक्स कैसे मूव कर रहा है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो ये डिस्कशन की थी कि इस वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कशन की थी, थोड़ा सा पहले वो देख लेते हैं। जबकि मार्केट 42,750 का लो लगाकर क्लोज हुई थी लास्ट वीक 4 दिसंबर को, जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। अगर तो मार्केट इस अपनी सपोर्ट के पास टाइम गुजारती है, अगर इमीडिएट बाउंस आता है तो वो सेल होने के लिए ज्यादा उसकी पॉसिबिलिटीज हैं। जिस तरह आपने देखा कि यहां से भी इमीडिएट बाउंस आया तो वो क्या हो गया, अल्टीमेट सेल हो गया। पहले भी इमीडिएट बाउंस आया, अल्टीमेट सेल हो गया। पहले भी इमीडिएट बाउंस आया, अल्टीमेट वो सेल हो गया। यहां पर भी अगर बगैर कंसोलिडेशन के, बगैर मार्केट अपना कोई स्ट्रक्चर फॉर्म किए बाउंस अगर करती है तो वो भी उसकी लाइकली चांसेस है कि 44,000 या 45,000 मैक्सिमम वहां तक जाकर वो वापस से सेल हो जाए। आइडियल पोजीशन बुल्स के लिए उस वक्त होगी जबकि कंसोलिडेशन हो, मार्केट अपने इस नेक लाइन को फिलहाल ब्रेक ना करे और इन्हीं लेवल्स के ऊपर बगैर बाउंस दिए हुए पहले कंसोलिडेट हो, थोड़ा टाइम गुजारे और टाइम गुजारने के बाद फिर मार्केट ब्रेक आउट दे। अब जो मार्केट का जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 45,600 से अबव की डेली की क्लोजिंग। हमने इस पे ये डिस्कस किया था कि अगर मार्केट के लिए जो बाउंस का जो लेवल बनता है वो यही लेवल बनता है, और एटलीस्ट मुझे लगता था कि 44,000 तक का मिनिमम एक बाउंस आना चाहिए। अगर बाउंस इमीडिएट बेसिस पे मिलेगा, हम देखेंगे 1 से 2 दिन के अंदर हमें बाउंस मिला, तो चूंकि मार्केट ने अभी कंसोलिडेशन पैटर्न कंप्लीट नहीं किया है तो वो सेल ऑफ हो जाएगा। अगर आप चार्ट के ऊपर देखें तो वो आपको यही दिखेगा कि जो हमने लास्ट वीक के अंदर डिस्कस किया था, यहीं से मार्केट ने बाउंस लिया। अल्टीमेट कहां तक गई मार्केट, यही 44,000 के लेवल तक गई और फिर वापस से हमने सेलिंग प्रेशर देखा लास्ट 3 डेज के अंदर। ये डिस्कशन मैं अपने प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स में भी कर चुका था जब 2 दिसंबर को मार्केट 2200 पॉइंट नेगेटिव हुई थी। 2 दिसंबर को मार्केट 2200 पॉइंट नेगेटिव हुई थी। मैंने अपने मेंबर्स को ये बताया था कि यहां पर अभी मुझे लगता है कि 43,200 के लेवल से ही मार्केट को बाउंस मिलेगा एटलीस्ट 43,800 और 44,000 तक के लिए। तो वहां पर बताया था कि हम देखेंगे कि उसके बाद हम सेलिंग विटनेस कर सकते हैं। हम अगर आप देखिए कि हुआ क्या कि यहीं से ही बाउंस मिला 2 दिसंबर के बाद। 3 दिसंबर को मार्केट नीचे आई, बट क्या लो कहां लगाया, 45,752 का। यही लो की मैंने कहा था कि 42,700 बेस सपोर्ट है। बेस सपोर्ट से बाउंस मिलेगा, बिल्कुल बाउंस मिला। कहां तक मिलेगा, 44,000 तक का। तो हमने देखा यहीं पर 44,000 का मिला। लास्ट वीकली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर यहां पर रुके बगैर जो बाउंस मिलेगा वो फौरन सेल हो जाएगा। हमने ये देखा बाउंस मिला, 44,000 का हाई लगाया और फिर मार्केट में वहीं से ही सेलिंग हमने विटनेस की।
7 दिसंबर को मैंने दोस्तों को ये बताया था, जब मार्केट 44,000 के ऊपर पहुंच गई तो मैंने बताया था कि हाँ, अब आप देखोगे, अब यहाँ से आप विटनेस करोगे सेलिंग प्रेशर। आप 7 दिसंबर को ही देखिए, 7 दिसंबर को यहीं पर मार्केट ऊपर जाती है, 8 दिसंबर को यहाँ पर हाई लगाती है 44,000 का, और यहीं से हमने देखा कि 44,000 से ही मार्केट नीचे की तरफ आई, जहाँ पर मार्केट ने तकरीबन 43,000 के लो के करीब अपना लो टेस्ट किया और क्लोजिंग दे दी मार्केट ने 43,395 पॉइंट के साथ। अब व्हाट इज नेक्स्ट? सेम वही पैटर्न है जो अभी तक हमारा पुराना चला हुआ आ रहा है। मार्केट अभी बेसिकली अपनी इस नेक लाइन के पास मौजूद है, जो कि बेस सपोर्ट 42,700 का लेवल है। मार्केट यहाँ पे टाइम अभी गुजार रही है। अगर आप ये चीज वीकली बेसिस पे देखिए तो वीकली के अंदर हमें, डेली के अंदर तो बहुत सेलिंग मिली है, वीकली के अंदर इनडिसाइसिव कैंडल एक बनती है जो कि वीकली बेसिस पे तकरीबन 163 पॉइंट मार्केट ने प्लस साइड में जोड़े हैं वीकली बेसिस के ऊपर। यहां पर नेक लाइन यानी जो जबरदस्त सपोर्ट थी, अगर आप यही सपोर्ट देखिए, पहले 43,000 की जबरदस्त किस्म की सपोर्ट थी, 42,700 की। पहले भी मार्च के अंदर भी मार्केट यहां पर आई थी, जबरदस्त बाउंस मिला था। फिर मार्केट बहुत तेजी के साथ जब गिरी थी तो उसके बाद भी कहां से बाउंस मिला, अक्टूबर के अंदर एग्जैक्टली इसी लेवल से जबरदस्त किस्म का बाउंस मिला। इस दफा मार्केट अब इस नेक लाइन, अब इस सपोर्टिव जोन के पास आ रही है और यहां पर टाइम गुजार रही है, फौरन बाउंस नहीं मिल रहा, टाइम गुजार रही है। डेली के ऊपर छोटा छोटा बाउंस तो मिलता है, बट वीकली के ऊपर यहां पर टाइम स्पेंड कर रही है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। बेसिकली मार्केट अब यहां पर अपने इस नेक लाइन और सपोर्टिव जोन 42,700 के पास टाइम गुजार क्यों रही है? मार्केट को कोई ट्रिगर चाहिए अब नई डायरेक्शन को सेट करने के लिए। इस एरिया में आकर टाइम गुजारना और वॉल्यूम का श्रिंक होना, ये अच्छा साइन है, एक अच्छी अलामत है, बट मार्केट को एक ट्रिगर चाहिए। अब ट्रिगर क्या हो सकता है मार्केट के पास? यही अभी जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, ये एक ट्रिगर का काम कर सकती है। अगर तो 150-200 बेसिस पॉइंट मार्केट बढ़ाती है, स्टेट बैंक बढ़ाता है इंटरेस्ट रेट को, तो मार्केट को ट्रिगर मिल जाएगा अपने इस सपोर्ट को तोड़ने का। अगर स्टेट बैंक बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो यही मार्केट हम देखेंगे कि उससे ये ट्रिगर मिल जाएगा कि इसी नेकलाइन को ऑनर करते हुए एक हम अपवर्ड की एक डायरेक्शन देखें और मार्केट तेजी के साथ 2-3 हजार पॉइंट ऊपर की तरफ बढ़ा दे। मार्केट को इस लेवल पे एक ट्रिगर चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट है काफी लंबे टाइम से। अभी तक डेली की कोई भी क्लोजिंग मार्केट ने इस नेक लाइन से नीचे नहीं दी है, तो ये मार्केट, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जितनी भी नेगेटिविटी हो, मार्केट अभी ट्रिगर का वेट कर रही है। अगर ये ट्रिगर पॉजिटिव हुआ तो मार्केट यहीं से ही बाउंस कर जाएगी, और अगर ये ट्रिगर नेगेटिव हुआ जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर लेट सपोज 150-200 बेसिस पॉइंट बढ़ा देता है स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट, तो मार्केट को ये ट्रिगर मिलेगा कि इस मजबूत सपोर्ट को तोड़ने के लिए ये एक नेगेटिव ट्रिगर जो है वो कारआमद हो सकता है। अब हम आ जाते हैं कि लेवल्स के ऊपर। लेवल्स अभी भी वही सेम इंटैक्ट है, 42,700 बेस सपोर्ट है। अगर तो हम ये देखें कि स्टेट बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाता, लेट्स सपोज 50 बेसिस पॉइंट, 75 बेसिस पॉइंट, बिलो 100 बेसिस पॉइंट के अगर बढ़ाता है, और उस वक्त अगर आप देखें कि एक पैनिक सेलिंग आपको दिख रही हो, तो मुझे ये लगता है कि वो उस वक्त बेसिकली बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, न कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और अगर 150 और 200 बेसिस पॉइंट स्टेट बैंक बढ़ाता है, तो फिर अभी हमें साइड लाइन रहना चाहिए। हम अपने प्रीवियसली भी यही कहते हुए हैं, कैश इज किंग। हम अभी भी कैश के ऊपर हैं, अभी हमें बाइंग साइड के ऊपर नहीं आना चाहिए। फिर हमें कौन से लेवल को वॉच आउट करना है, उसके लिए हमें वीकली बेसिस पे जाना पड़ेगा, और वीकली के पैटर्न के हिसाब से जो सपोर्ट बनती है वो अप्रॉक्सीमेटली 40,400 से लेकर 41,100 के इन बिटवीन का एरिया है, जहां पर हम उस पैनिक सेलिंग के बाद जाकर एक ठहराव देख सकेंगे, जो एक सपोर्टिव जोन बनेगा। तो वॉच आउट जो लेवल होगा आप हम दोस्तों के लिए, अगर 150-200 बेसिस पॉइंट बढ़ते हैं तो 40,400 से लेकर 41,100 का लेवल होगा, जहां पर हम बाइंग के लिए देखेंगे।
पैटर्न क्या कैसे बन सकता है वो हम काफी पुराने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि अभी भी मार्केट लोअर लोज और लोअर हाइज की फॉर्मेशन के अंदर है। जो ब्रेकआउट लेवल होगा वो यही 45,700 और 600 से अबव की डेली की क्लोजिंग का होगा। सपोर्टिव जोन अभी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। यही हमारी जो स्ट्रेटेजी होगी नेक्स्ट वीक के लिए वो आप दोस्तों के साथ मैंने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट वीक के लिए वेट करना चाहिए अगेन एटलीस्ट मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले तक कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह की आती है। मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रिगर होगा तो हमें क्या करना चाहिए, फिर हमें 44,100 से अबव मार्केट जैसे ट्रेड करने लगे तो हमें बाइंग साइड के ऊपर आ जाना चाहिए, क्योंकि फिर मार्केट 45,000 से अबव जाकर की ट्रेड कर सकती है अप टू 46,000 तक के लेवल तक। अगर नेगेटिव ट्रिगर होगा तो अभी हमें फिर वीकली की सपोर्ट 40,400 और 41,100 तक का फिर हमें वेट करना चाहिए। बेशुमार आप स्टॉक देखेंगे कि इंडेक्स अभी ऊपर ही के लेवल के ऊपर है, बट स्टॉक किस तरीके से फ्री फॉल हो रहे हैं। अब यही बात की जाती है जी बहुत ज़बरदस्त शेयर होता है तो वो उसकी पी रेशो ये है तो उसका फलाना ये है तो धमाका ये है। ये GHNI देख लीजिए, एक वक्त होता था जबकि इसका ट्रेंड ऊपर का था तो ये स्टॉक कहाँ से चलना शुरू हुआ था, ये स्टॉक 12-15 रुपए से लेकर चला गया था कहाँ तक, 1100-1200 रुपए तक। बट जब इसका ट्रेंड अब डाउनवर्ड है तो अब ये कहाँ पर मौजूद है, ये अभी यहाँ पर मौजूद है लेवल्स के ऊपर तकरीबन 150 के लेवल के ऊपर, लेकिन इसको लेने वाला अभी कोई नहीं है। तो असल जो चीज़ है वो होती है स्टॉक की और मार्केट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी वो ऊपर ही की तरफ जाएगा, जब डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी तो वो कोई रेट सस्ता नहीं होता। ऊपर चढ़ती हुई मार्केट जबकि मार्केट का ट्रेंड ऊपर रुका हो तो कोई रेट महंगा नहीं होता आप, और जब मार्केट का मुंह और स्टॉक का मुंह नीचे की तरफ हो जो रेट आप लोगे वो रेट उससे नीचे का रेट मार्केट आपको दिखाएगी। आप देखोगे कि जब ये गिरना शुरू हुआ अब आप 250 रुपये भी लोगे वो उससे का नीचे रेट दिखेगा, फिर 200 पे लोगे वो उससे नीचे का रेट दिखेगा, फिर 150 पे लोगे फिर आपको उससे के नीचे का रेट दिखेगा। तो रेट सस्ता महंगा कुछ नहीं होता, असल चीज होती है ट्रेंड और डायरेक्शन। बहुत बेशुमार आपको स्टॉक ऐसे दिखेंगे जो अब जो अपने कोविड के लेवल से भी नीचे आ गए और उसके लेवल के ऊपर आ गए। कोविड पे भी वेव्स आप ले लीजिए, ये कोविड के लेवल कौन सा, ये 12.5 रुपए 75 पैसे के ऊपर था, आज वो उसी रेट के ऊपर आया हुआ है। 14 रुपए 75 पैसे के ऊपर था, आज भी ये इसी रेट के ऊपर आया हुआ है। यहाँ पर डबल बॉटम के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ से कोई रिवर्सल अगर हमें मिलता है तो ये एक ऐसी ट्रेड बनेगी जो शॉर्ट टर्म की हमें एक फुल बैक के अंदर एक काफ़ी अच्छा जो है वो रिटर्न दे सकती है। इस तरह के बेशुमार स्टॉक ऐसे हैं, बहुत सारे स्टॉक तो ऐसे हैं जो कि अपने कोविड वाले लेवल से भी नीचे आ गए हैं। तो अब तो उनकी अर्निंग बहुत अच्छी है तो वो उस लेवल से नीचे क्यों आ गए। आप शर्ट को उठा लीजिए, ये कहाँ पर मौजूद था 280 रुपए के ऊपर, आज कहाँ है 135 रुपए के ऊपर। कोविड में कहाँ पर मौजूद था, यही 140 रुपए के ऊपर, वो उससे भी नीचे आ गया है। तो क्या सिर्फ इसकी, अब फार्मा सेक्टर को तो बेशुमार जबरदस्त किस्म के प्रॉफिट हुए हैं, इनकी EPS भी बढ़ी है, इनके क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या इसे अभी हम इस वजह से बाय करेंगे कि जी इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है और पी रेशो मार्केट की फलानी बहुत अच्छी है और इसका, ये सारी फजूल बातें हैं। जिनको कुछ टेक्निकल का नहीं पता होता ना, जो सिर्फ बोलते हैं जी हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का नहीं पता, हमें मार्केट को इस तरीके से हमें देखना चाहिए कि इस कंपनी का रिजल्ट कितना अच्छा है, उसके पी रेशो क्या है, इट इज नथिंग। असल जो चीज है वो है उसका डायरेक्शन। तो आपको यही समझना चाहिए कि इस बेस के ऊपर कि फलाना स्टॉक जो है वो उसकी पी रेशो बहुत अच्छी आ रही है और उसका अर्निंग बहुत ज़बरदस्त आ गई है। मार्केट बेवकूफ़ नहीं है, हम हो सकते हैं मार्केट बेवकूफ़ नहीं है, वो आपको उससे भी नीचे का रेट दिखा सकती है। होपफुली जो पॉइंट हम रेस करना चाहते थे वो हमने इस वीडियो के अंदर रेस किया है। स्टे कॉशियस, हम वही कहेंगे जो लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने कहा, स्ट्रेटजी अभी हमारी क्या होनी चाहिए वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।